गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आप सब लोग बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। और आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है, इसीलिए आपकी 1-2 दिन जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड ही आएंगी। आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं छोटे वीडियोज़ बनाकर आपको देकर गई हूँ, ठीक है। तो आई होप आप इन सभी क्लासेस को एंजॉय करोगे। आने वाली जो 3 क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी उनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए उनमें लेकर आई हूँ। टॉपिक क्या होंगे उसके लिए आपको डेली क्लास लेनी पड़ेगी, बट रियलिटी में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे डिटेल में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ने हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जितने भी टीचर्स प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं उन सब से भी आप लोग पढ़ पाओगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप मेरे कोड को वन स्टॉप सॉल्यूशन भी मांग सकते हो, ठीक है। प्रीति शर्मा नाम से आप मुझे अनअकैडमी पर भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पर मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती है आप उन्हें भी ले सकते हो। ये कुछ मेरे बारे में पॉइंट है, मैंने स्पेशली अपनी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको वही दूंगी जो मैंने अपने टाइमिंग पे पढ़ा। एक सेलेक्टिव मटेरियल मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। मैं गवर्नमेंट एग्जाम में भी सेलेक्ट हो चुकी हूँ अपनी स्टेट की, दैट आई नो कि एक सेलेक्टिव जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। सभी एग्ज़ामों में आते हैं, तो इसलिए जल्दी से आप लोग मुझसे जुड़ जाइए मेरा रेफरल कोड यूज़ करके प्रीति 10। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप या उसके साइट पर जा सकते हो। यहाँ पर अपना कोड सेलेक्ट कर सकते हो NTA UGC नेट और देन गेट सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हर वेडनेसडे न्यू बैचेस बनते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर NTA UGC नेट। इन 21 सब्जेक्ट से पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की भी यहाँ प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेरा पॉलिटिकल साइंस है और आपके किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर का इनमें से कोई सी भी सब्जेक्ट है तो वो एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी। या दो तरह का सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर कोर्स भी होता है, साथ में एक ऑडियो फीचर भी आपको दिया गया है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके टीचर को भेज सकते हो। फिर आता है आप लोगों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में प्लस की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती हैं, साथ में इसमें आपको एक कोच जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है जो थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन आपको क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्ज आप लोगों के हैं, यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो वो आपको 12,375 का पड़ता है आफ्टर यूजिंग माई कोड प्रीति 10, ठीक है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेते हो तो वो आपको 23,400 का पड़ता है आफ्टर यूजिंग माई कोड प्रीति 10। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये 14 जुलाई से कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं तो आप इन्हें भी एनरोल कर सकते हो। मेरा भी कोर्स स्टार्ट हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेकर। यदि आप मुझसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप ऑफर चल रहा है, देखो ये 31 जुलाई तक का ही ऑफर है। यदि आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का फ्री मिलता है। 12 मंथ का लेते हो तो भी आपको 2 महीने का जो है वो फ्री मिलता है। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी वीडियो में कोई भी जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसकी क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो और प्राइस क्लेम भी कर सकते हो, क्लियर। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो हो गए थे। हम्म, ये वाला भी हो गया था। हम्म, चलिए, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
पहला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है जो है वो सही है, बताइए। ये सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए अर्ह नहीं होगा। इसके सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। विच स्टेटमेंट इज राइट, कौन सा सही होगा बताओ। देखिए, डोंट फील कि ये लाइव क्लास नहीं है, ऐसा फील करिए कि बिल्कुल लाइव क्लास ही चल रही है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी बैठकर अपना इसका आंसर दे रहे होंगे, मैं वहीं पर अपना फ़ोन ऑन करके आपके आंसर्स को देख रहे होंगी। तो इसीलिए क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और आंसर दीजिए। देखिए, इसका आपका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। जो आप लोगों का कैग होता है, मतलब आर्टिकल 148 के तहत कैग का प्रावधान किया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो इसे क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत सरकार के किसी भी जो है पद है उसके लिए वह क्या नहीं होता है, योग्य नहीं होता है। ठीक है, और इसके सभी प्रशासनिक जो व्यय होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा, यह है भारत की जो संचित निधि है, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, भारित होते हैं, और संसद से इसके व्यय के लिए मंजूरी लेने के लिए इसे क्या नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि भाई उसे संसद से मंजूरी लेनी होगी या परमिशन लेनी होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट संसद की परमिशन से इसके सारे के सारे जो व्यय हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, संचित निधि पर ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। Choose the one from the following statements which best expresses the underlying principle of cabinet from government। ठीक है, मंत्रिमंडल के स्वरूप को बताता है, तो बताइए। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण भाषोन्मुख दशा में है। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, बस शब्दों का खेल है। तो देखिए, इसका आपका आंसर होगा सी, बहुत ही सिंपल है। आपसे यहाँ पर मंत्रिमंडल स्वरूप के बारे में पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो यह जो होती है वो आपको भी पता है, सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है कि भाई एक संसदीय, देखो जनता सरकार जो होती है, मतलब पूरी सरकार के अंतर्गत आपकी संसद को भी मान लो, आपकी कार्यपालिका को मान लीजिए, ये सब की सब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जनता ने तो इनको चुनकर भेजा है। ठीक है, और इन सब का प्रावधान संसदीय लोकतंत्र में किया गया है कि भाई संसदीय लोकतंत्र में बोला है कि भाई संसद होगी। ठीक है, संसद में से फिर इस तरह से कुछ जो सदस्य होंगे वो मंत्रिमंडल के बन जाएंगे और वो सदस्य भी क्या करेंगे, जनता के लिए ही काम करेंगे। तो यह जो मंत्रिमंडलीय जो स्वरूप जो होता है, यह संसदीय लोकतंत्र की ही एक क्रियाविधि होती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है, की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वास्तविक नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और कार्यपालिका और जो संसद है, ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, तो ये वही पूछा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि एवं पृथक राज्य के लोक लेखा से सभी
व्यय की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों तथा अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय व राज्य सरकारों के लेन देन की परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका प्रभावी नियंत्रण होता है। अब इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का ये। देखिए, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं मालिका जो परीक्षक है उसका क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो कि किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्लियामेंट जो होता है उस पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैग के द्वारा जो कार्य किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध संसदीय कार्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफ पार्लियामेंट्री काम भी कहा जाता है, क्योंकि कैग संसद के ही कार्य को करता है। ठीक है, सुनिए, तो यह संचित निधि हो चाहे आकस्मिक निधि हो, हर किसी की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके किसी भी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, विनिर्माण, लाभ हानि से रिलेटेड जो है लेखा परीक्षा कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो भी लेन देन होते हैं उनकी भी परीक्षा कर सकता है। लेकिन संचित निधि से जो भी धन निकाला जाता है उस पर कैग का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इवन कैग का नियंत्रण कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो भी आय व्यय है उसका क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ व्यय रखता है, मतलब व्यय नहीं, लेखा जोखा रखने का काम करता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये देखने की वो क्या करता है, कोशिश करता है। कंट्रोलेंस की जो पावर है वो आपके कैग के ऊपर नहीं होती है। कैग जो है वो क्या करेगा, सारा जो रिपोर्ट है वो संसद को देता है और फिर संसद उस पर क्या उठाती है, एक्शन उठाती है। क्लियर, चलिए, लेकिन ध्यान में रखना, कैग जो है वो आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी और भारतीय खाद्य जो निगम है, ठीक है, उसके लेखा का परीक्षण नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः नाममात्र और वास्तविक कार्यपालक हैं। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल, कम से कम 1 वर्ष के लिए संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जिसे प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। बताओ। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 1 साल तक का तो वो बन ही नहीं सकता, 6 महीने के लिए बन सकता है। तो जिस भी ऑप्शन में 3 आ रहा है वो ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आप लोगों का गलत हो जाता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिक गलत हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, जिसमें से आपको क्या देना है, आंसर आपको देना पड़ेगा। तो देखो, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, नाम मात्र के और वास्तविक दोनों ही प्रधान होते हैं। मैंने अभी आपको क्लियर भी किया था। उसके बाद फिर मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जो मंत्री होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, संसद के प्रति। अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या हुआ है, एक इस ऑप्शन को क्या कर दीजिए, आप बस्ते में रख दीजिए, मतलब बॉक्स में रख दीजिए। आप 1 मिनट के लिए कहाँ पे रख दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए। ठीक है, अब 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। ठीक है, क्या वैसे बचता है, मंत्री जो है अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ उसे प्रधानमंत्री दिलवाता है, तो नहीं, राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत। तो 3 और 4 तो आपके गलत ही हो गए हैं। अब हमारे पास ये बचता है ऑप्शन 1 सही करें या ऑप्शन हम सी सही करें।
आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहोगे कि मैम मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सही हो, लेकिन देखो क्वेश्चंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में संसदीय सरकार की विशेषता पूछी है, अर्थात संसद का दोनों का रोल पूछा है। अब आपको यदि यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता कि मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऐसे दिया होता कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस समय आपको लोकसभा वाला ऑप्शन करना पड़ता। ठीक है, संसद वाला ऑप्शन आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस के नेचर को देख करके चीज़ों का आंसर डिसाइड किया कीजिए, इसलिए इसका आंसर होगा आप लोगों का सी। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो मुझे और फिर बता देना। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? बताओ। देखो, ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा बी। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ठीक है, आर्टिकल 78। अब आप सोचिए, बिल्कुल यही आपसे मैं पूछना चाह रही थी। देखो, सिर्फ आंसर चेंज हो गया। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सेम ऐसे ही था ना। ठीक है, यही है, बिल्कुल रिपीट है। देखो, है ना, लेकिन यहाँ हमने इसको सही कर दिया और यहाँ हमने इसे गलत बता दिया। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? क्योंकि यहाँ ये पूछा है, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछा है, तो संसदीय व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा कुछ नहीं होती, सिर्फ संसद होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे अलग अलग समझ के पूछा है, तो इसलिए वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। लोकसभा की सिचुएशन में सही करना है और संसद की सिचुएशन में आप लोगों को सही करना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? समझ में तो आ रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त करती है? लोकसभा सरकार में अपने विश्वास को कम करती है अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव पारित न करके, और लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति के द्वारा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताओ। देखिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का डी। क्या होने वाला है? डी होगा। 1 2 3 कैसे होगा सुनिए। देखो, संसद जो होती है, मतलब लोकसभा को यदि सरकार में अपनी विश्वास की जो है वो कमी होती है, तो उस चीज़ को हम किस तरह से जो है वो व्यक्त होती है। देखिए, तो ये है कि सरकार में जब क्या हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो उस समय क्या है, सरकार के विश्वास में कमी हो जाती है। जब सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना करे, देखो धन्यवाद प्रस्ताव मतलब प्रत्येक आम चुनाव जब होता है, मतलब प्रत्येक बार जब चुनाव होता है, उसका जो पहला जो सेशन होता है,
ठीक है। पहले सत्र या कोई भी वित्तीय सत्र का पहला जो वर्ष होता है, ये क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को संबोधित करता है। क्या करता है, पहले सत्र में राष्ट्रपति जो होगी वो संसद को क्या करता है, संबोधित करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर। और इस धन्यवाद प्रस्ताव में राष्ट्रपति उस सरकार के जो भी मतलब नीतियां हैं, कार्यकलाप है, उसके बारे में वह बताता है। ठीक है, और जब वह भाषण दे देता है तो उसके बाद इस पूरे प्रस्ताव पर मतलब उसकी सरकार की नीतियों पर, कार्यक्रम पर संसद पर काफी बहस और चर्चा होती है। ठीक है, और इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना बहुत जरूरी है। यदि जो है यह पारित नहीं होता तो मतलब यह सरकार का पराजित होना ही माना जाता है। उसके बाद है, आप लोगों को पता है 110 अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में बताता है। और धन विधेयक से को केवल हम जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, यदि लोकसभा जो है वो इस धन विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उस समय में क्या कर दिया जाता है, सरकार का जो विश्वास है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव यदि सरकार के खिलाफ पारित हो जाता है कि भाई अब सरकार का बहुमत नहीं रहा है दल में, तो उस स्थिति में ठीक है, एक होता है कि यदि किसी भी आम चुनाव के बाद सरकार का जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, उस सरकार की नीति और कार्यक्रमों को बताता है, दैट इज कॉल्ड धन्यवाद प्रस्ताव। इस पर संसद में काफी चर्चा होती है, यदि वह पारित नहीं होता तो यह भी सरकार की हार ही माना जाता है। तो इन तीनों सिचुएशंस में क्या माना जाता है, सरकार की हार ही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की पदावधि संविधान द्वारा तय की जाती है। महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो, तो इसका आप लोगों का आंसर होगा बी। देखिए, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी संविधान में इसकी पदावधि के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। और महान्यायवादी देश में सर्वोच्च जो है वो विधि अधिकारी होता है। ठीक है, आपको पता है तो वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 76 के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था की गई है। इन निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किसके लिए निधियों की व्यवस्था की गई है, केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की जो निधि है उनकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी वो विधि है तो वो बताओ। देखो, क्योंकि आप लोगों के मेरे से क्वेश्चन थे कि मैम प्लीज़ संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन नहीं आता, तो प्लीज़ आप वो बता दीजिए। तो देखो, इसका आपका आंसर जो होना है वो क्या होगा, डी। कैसे होगा, सुन लीजिए। आर्टिकल 266, ठीक है, ये क्या करता है, भारत सरकार या राज्य सरकार उनके लिए संचित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में जो है वो बातें करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 266। इसमें जो संचित निधि जो होती है वो संचित निधि क्या होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जिसमें सभी जो प्राप्तियां जो होती हैं इन प्राप्तियों को रखा जाता है, अर्थात सरकार जो है, ठीक है, और जितने भी जो भुगतान जो होता है उस भुगतान को इसमें से क्या किया जाता है, डेबिट जो है वो किया जाता है। अर्थात भारत सरकार के द्वारा जितने भी भुगतान किए जाते हैं वो किस निधि से किए जाते हैं, संचित निधि से किए जाते हैं। ठीक है, और इस विधि में से यदि कोई भी धन निकालना है तो वो संसद की परमिशन के बिना इस विधि में से कोई भी जो धन है वो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है,
और भारत सरकार के द्वारा जो भी प्राप्ति की जाती है, मतलब टैक्स वगैरह के द्वारा, वो भी इसी में आती है। और कोई भी वो भुगतान करता है तो करती है, वो भी इसी में से जाती है। और यह संसद के द्वारा ही इसमें से पैसे वगैरह हैं जो क्या है, निकाला जा सकता है। उसके बाद आती है आप लोगों की लोक लेखा निधि। इसके अंतर्गत देखो भविष्य निधि जमा, ठीक है, बचत, उसके अलावा न्यायिक जमा, क्या होता है, न्यायिक जमा, ठीक है, और आदि सभी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो लेन देन है ना, वो संसद की परमिशन के बिना भी जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। इसके लेखे को सिर्फ एक नॉर्मल कार्यकारी जो प्रक्रिया होती है, उस कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अदरवाइज इसमें से पैसे आराम से निकाल सकते हैं, मतलब सरकार, संसद की परमिशन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद होती है आप लोगों की आकस्मिक निधि। देखो यह जो निधि होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि होती है। ठीक है, और संसद ने भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम जो है, ये क्या किया था, 1950 में पारित किया था। ध्यान से सुनना, संसद में इस अधिनियम को क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, और यह एक क्या है, सांवैधानिक जो है निधि है। ठीक है, इस निधि को जो है वो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव जो होता है, उस वित्त सचिव के द्वारा रखा जाता है। अर्थात इस निधि पर जो है वो किसका अधिकार रहता है, आप लोगों के राष्ट्रपति का अधिकार होता है। तो देखो संचित निधि पर संसद के पैसा निकाल सकती है। ठीक है, आकस्मिक निधि में से राष्ट्रपति पैसा निकाल सकता है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, सरकार को पैसों की जरूरत होती है, तो अब वो पैसे कहाँ से लेगी, तो वो आकस्मिक निधि से वो क्या ले सकती है, पैसे ले सकती है। ठीक है, संसद का सत्र चल रहा हो तब तो हम संचित निधि से सरकार, संसद से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन जब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा होता है तो हम किस निधि से पैसे लेंगे, तो उसके लिए है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के मामले से भिन्न राज्य विधानमंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन के मामले से भिन्न राज्य विधानमंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचनों में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति निर्वाचन के मामले में चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक कि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध औपचारिक तौर पर महाभियोग नहीं लगाना पड़ता। अब आप इसका आंसर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये तो आपको, मुझे लगता है सबको आता होगा, है ना। तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, सबको पता है। इसका आंसर होगा आप लोगों का बी। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तर्ज पर ही होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा ही इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये वाला गलत है और सारे के सारे आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के पश्चात पर्यंत रहते हैं, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री भारत की जनता के पश्चात पर्यंत रहते हैं। तो अब इसका आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, बस दिमाग लगाना है। देखो बहुत सिंपल है। देखो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से, आपको भी पता है, राष्ट्रपति के प्रति ही प्रसाद पर्यंत बन पर रहते हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, और लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रसाद पर्यंत वगैरह कुछ नहीं होता।
और जनता के प्रतिबिंब नहीं होते। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ओनली एक। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नई टॉपिक नई क्लास के साथ, वो भी रिकॉर्डेड क्लास ही आपको होने वाली है, जिसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कल। ये छोटे छोटे क्लासेस रिकॉर्ड की गई हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में क्या जोर आता है ना, इस वजह से, क्योंकि आप लोग होते ही नहीं हो ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। और आपको यदि डिटेल से मुझसे पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्रीति10। ठीक है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो है वो प्लस कोर्स चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पढ़िए उनसे जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक की है। तो प्लीज़ टेक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको एक टाइम ही पढ़ना है, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा ज़िंदगी में। बार बार आपको पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप में इसे जोड़िए, आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस ऐसे हो जाएगा कि ज़िंदगी में आपको दोबारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, आप खुद ही एक टीचर बन जाओगे, ठीक है, मेरी तरह। तो तब तक हंसते पढ़ते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं।